हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। आज स्क्रीन पे कुछ खुला नहीं है, क्योंकि आज आप जो ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी हम बात करेंगे, लेकिन वो ये वीडियो के आखिर तक आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। मैं बीच बीच में बताने वाला हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए, एज वेल एज हम सारे क्वेश्चन आंसर्स जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक हमारे पास हैं वो आज रिवाइज करने वाले हैं। मैं आपको फिर से समझाने वाला हूं ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर। तो बने रहिए ये वीडियो के अंदर और कंटिन्यूअस ध्यान अपना देते रखिएगा। चलिए, चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है पैट्रिक के चैप्टर के अंदर, वो है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, व्हाट वाज इट रियली। ये क्वेश्चन तो आपको लर्न हो ही गया होगा, क्योंकि मैंने आपके एग्जाम के अंदर ये आंसर पूछे हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपने आंसर लर्न किया होगा। पैट्रिक थॉट, पैट्रिक ने सोचा दैट हिज कैट was playing with a little doll, कि उसकी कैट खेल रही थी एक छोटे से डॉल के साथ, बट लेकिन इट was really a man of the tiniest size, वो एक बौना आदमी था, छोटा आदमी था, बहुत ही छोटे साइज का आदमी था। क्वेश्चन नंबर 2, why did the little man grant Patrick a wish, वो छोटे से बौने आदमी ने पैट्रिक को विश क्यों दी? याद है आपको? The little man granted Patrick a wish because he wanted to get free from cat. वो पैट्रिक को उसने विश इसीलिए दी क्योंकि वो कैट से छुटकारा पाना चाहता था, ठीक है, वो फ्री होना चाहता था कैट से। क्या थी पैट्रिक की विश? What was Patrick's wish? Patrick wanted the little man to do all his homework till the end of the semester, which was for 35 days. पैट्रिक जो था, राइट, वो उसने क्या विश मांगा? उसने वो छोटे बौने आदमी से विश मांगी कि वो सारा होमवर्क उसका कर दे। कब तक? एंड ऑफ द सेमेस्टर तक, 35 डेज तक वो सारा होमवर्क करके उसको दे। इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प, कौन से सब्जेक्ट्स में वो बौने आदमी को हेल्प की जरूरत पड़ी थी? टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। The little man needed Patrick's help in English, Maths and Human History. वो छोटे से बौने से आदमी को पैट्रिक की हेल्प कौन से सब्जेक्ट में पड़ी? इंग्लिश में, मैथ्स में और ह्यूमन हिस्ट्री में। ओके, इंग्लिश में, मैथ्स में और ह्यूमन हिस्ट्री में। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, कैसे पैट्रिक ने मदद की उसको? पैट्रिक हेल्प हिम बाय कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, पैट्रिक ने उसको मदद की डिक्शनरी को देख के, डिक्शनरी से अंदर से सब शब्द को देख के। गाइडिंग द लिटिल मैन इन डूइंग सम्स इन अरिथमेटिक, और छोटे जो सम्स थे, जो अरिथमेटिक में सम्स थे, वो करके दिए उसने। एंड रीड आउट पोर्शंस फ्रॉम द हिस्ट्री बुक, अपने हिस्ट्री बुक में से पोर्शंस रीड आउट करके उसने बोले। Next question. Who do you think did Patrick's homework? The little man or Patrick himself? Important question. Who do you think did Patrick's homework? किसने होमवर्क किया था? पैट्रिक, वो लिटिल मैन ने किया था, पैट्रिक ने खुद ने किया था? It was not the little man but Patrick himself. वो छोटा बौना आदमी नहीं था, वो पैट्रिक था जिसने वो होमवर्क किया था, ठीक है। As the little man did not know anything, वो छोटे आदमी को कुछ नहीं पता था इंग्लिश में, मैथ्स में, ह्यूमन हिस्ट्री में। पैट्रिक को डिक्शनरी देखनी पड़ी, मैथ्स में उसको गाइड करना पड़ा और पढ़ने में उसकी हेल्प भी करनी पड़ी। वो रात रात भर जगता और मेहनत करता। देयरफॉर इट वाज पैट्रिक हु डिड द होमवर्क, तो पैट्रिक ने होमवर्क किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 6 और नंबर 5। नंबर 5 और नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो बेटा हमने करा चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन, सारे क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर नंबर 1 में थे वो हमने किए। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। चलिए
आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रख रहा हूं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स ये रहे। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ओके, चलिए नंबर 1 देखते हैं। व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर? Why did the dog feel the need for a master? क्यों डॉग को जरूरत पड़ी, उसको ऐसा लगा कि मुझे मास्टर की एक जरूरत है, मालिक की जरूरत है। The dog felt the need for a master because he was sick and tired of wandering about alone. डॉग को मास्टर की जरूरत पड़ी, उसने ऐसा महसूस किया कि उसको एक मास्टर की जरूरत है, उसको एक मालिक की जरूरत है। क्यों? बिकॉज ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट अलोन। वो बहुत ही अब थक चुका था, ठीक है, वो अकेले घूमते घूमते, वॉन्डरिंग का मतलब घूमना, अकेले घूमते घूमते थक चुका था, खाना ढूंढना और जो उससे ज्यादा स्ट्रांग है उससे डर के रहना, ठीक है, ये सारी चीजों से वो थक चुका था। इसी वजह से उसने सोचा कि मुझे एक मास्टर की जरूरत है। नंबर 2, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर? तो सबसे पहले उसने किसको चूज किया एज अ मास्टर, क्यों छोड़ दिया उसको? लेट अस सी। द डॉग फर्स्ट चोज बिग स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स वुल्फ एज हिज मास्टर। तो डॉग ने सबसे पहले बड़े स्ट्रॉन्ग और भड़कीले वुल्फ को मास्टर के रूप में देखा, चूज किया। एक बार once the dog saw that the wolf was afraid that the bear would eat them up. एक बार डॉग ने देखा कि वुल्फ जो था वो भी डरता था। किससे डरता था? बेर से, भालू से, कि वो खा लेगा भाई हमको। सिंस द डॉग वांटेड टू सर्व ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट, भाई डॉग को तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो था उसको ही, उसके ही नौकर बनना था, उसके ही अंडर रहना था, ठीक है, तो उसको ही सर्विस देनी थी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो उसने वुल्फ को छोड़ दिया और बेर को पूछा, आस्क द बेर हु वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ टू बी हिज मास्टर। तो वो बेर के पास गया और देख लिया उसने कि वो वुल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको बोला कि आप मेरा मास्टर बन जाइए। ओके, मैं एक बार रीड कर देता हूँ आंसर, ध्यान से सुन लीजिएगा, रिवीजन कर रहे हैं। द डॉग फर्स्ट चूज अ बिग स्ट्रॉन्ग फियर्स वुल्फ एज हिज मास्टर। The dog first chose a big, strong, fierce wolf as his master. Once the dog saw that the wolf was afraid that the bear would eat them up. Since the dog wanted to serve only the strongest, he left the wolf and asked the bear, who was stronger than the wolf, to be his master. Okay. Question number 3. Who did he choose next? He chose the bear to be his next master. He chose the bear to be his next master. Okay, next. Why did he serve the lion for a long time? क्यों लायन को उसने लंबे समय तक सर्विस दी? क्यों वो लायन के लिए काम करता था? He served the lion for a long time because he found that there was no more powerful and stronger than lion in the forest. उसने वो लायन के साथ लंबे समय तक रहा, ठीक है, बिकॉज ही फाउंड देयर वॉज नो मोर पावरफुल, कोई ज्यादा पावरफुल नहीं था, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था लायन से पूरे जंगल में, इन द फॉरेस्ट, एंड सो नो वन डेयर टू टच द डॉग एंड और ऑफेंड हिम इन एनी वे। तो कोई भी अब वो डॉग को टच नहीं कर सकता था, हिम्मत नहीं कर सकता था उसको टच करने की, और किसी भी हालत में उसको हैरान करने की, ऑफेंड करने की प्रयास भी कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि वो लायन के साथ रहता था। देयरफॉर द डॉग लिव्ड हैप्पीली बाय सर्विंग द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसी वजह से वो डॉग जो था वो लंबे समय तक लायन के साथ रहा हैप्पीली। Who did he finally chose as his master and why? Important question. He finally chose, देखो finally किसको चूज किया मास्टर? He finally chose man as his master because one day he realized that lion was afraid of man. उसने फाइनली इंसान को अपना मालिक चूज किया। क्यों? बिकॉज
एक दिन उसने देखा कि लायन जो था वो इंसानों से डर रहा था। As he wanted to serve someone who was the most powerful and stronger than anyone on earth, he chose man as his master. तो वो ऐसे इंसान को सर्व करना चाहता था, ऐसे इंसान के साथ रहना चाहता था जो मोस्ट पावरफुल है और पूरे धरती पे सबसे स्ट्रांग है, ठीक है। इसीलिए उसने इंसान को चूज किया एज हिज मास्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 और नंबर 4। नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये है चैप्टर नंबर 2। चलिए चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम बात करते हैं, इसको हम बंद करते हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 हमने देखा ये समय। अब हम खोलते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है हमारा तारोज रिवॉर्ड। ओके, चलिए ये हो गया आपके स्क्रीन के ऊपर चैप्टर नंबर 3। Question number 1. Why did Taro run in the direction of the stream? Taro run in the direction of the stream because क्यों वो तारो वो नदी की आवाज आती थी, वो झरने की आवाज आती थी, वो पानी की आवाज आती थी, वो डायरेक्शन में गया। ओके, तारो वो डायरेक्शन में इसकी वजह से गया बिकॉज अर्लियर ही हैड नेवर हर्ड और सीन अ रशिंग स्ट्रीम इन द फॉरेस्ट। पहले उसने कभी भी सुना नहीं था, कभी भी देखा नहीं था एक ऐसा स्ट्रीम, एक ऐसा पानी का सोता जो फॉरेस्ट के अंदर था, और वो प्यासा भी था। इस वजह से वो पानी के सोते के पास, स्ट्रीम के पास, पानी के पास गया। हाउ डिड तारोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके? तारो के फादर कैसे बताया उसके हैप्पीनेस? आफ्टर ड्रिंकिंग साके, तारो's father showed his happiness by doing a little dance in the middle of the floor. तो साके पीने के बाद तारो के फादर जो थे वो खुशी व्यक्त करने लगे। कैसे? फ्लोर के बीच में डांस करते थे, लिटिल डांस किया उन्होंने। नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो साके एंड अदर्स वाटर? क्यों ये वाटरफॉल तारो को साके दे रहा था और दूसरों को पानी दे रहा था? द वाटरफॉल गिव तारो साके एंड अदर्स वाटर बिकॉज ही वॉज अ थॉटफुल सन who honored and obeyed his parents always and worked very hard to give them everything they needed while others were greedy. तो भाई ये जो वाटरफॉल है, द वाटरफॉल गिव तारो साके एंड अदर्स वाटर, तारो को साके और दूसरों को पानी। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ थॉटफुल सन, बहुत ही अच्छा सन था, बहुत ही अच्छा बच्चा था, राइट। हु ऑनर्ड, जो अपने पेरेंट्स को ऑनर करता था और ओबे करता था ऑलवेज, और हमेशा वर्कड हार्ड टू गिव देम एवरीथिंग, वो बहुत ही मेहनत करता था, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को सारी चीजों को देने के लिए, उनको जो चाहिए। वाइल, बाकी सारे लोग ग्रीडी थे, बाकी सारे लोग लालची थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्राउन तारो? विलेजर्स तारो को क्यों डुबाना चाहते थे? द विलेजर्स वांट टू ड्राउन तारो because they thought that he had tricked them by telling that the stream gives sake. The villagers जो है वो तारो को डुबाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई तारो जो है वो उनके साथ ट्रिक खेल रहा है, मजाक कर रहा है कि भाई स्ट्रीम जो है वो साके दे रही है, पानी नहीं दे रहे, साके दे रही है, ऐसा तारो ने बोला था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी स्टूडेंट्स, नेट कनेक्शन चला गया। ओके, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ओके, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो साके एंड अदर्स वाटर, व्हाई डिड द विलेज वांट टू ड्राउन तारो? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड तारो? एम्परर ने क्यों तारो को तोहफे दिए? देखो, एम्परर ने तारो को तोहफे इसलिए दिए क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को ऑनर और ओबे करता था, ठीक है। वो सारे चिल्ड्रन को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को ऑनर करिए और ओबे करिए। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने नंबर 3 चैप्टर को देखा, अभी उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने किए। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे चैप्टर नंबर 4 के। कल्पना चावला, एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, और क्वेश्चन आंसर्स आ गए आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन,
कहाँ पे कल्पना चावला बॉर्न हुई थी और उसको इंडियन अमेरिकन अमेरिकन क्यों बोला गया है? कल्पना चावला करनाल में बॉर्न हुई थी जो हरियाणा में है। उसको इंडियन अमेरिकन इसलिए बोला गया क्योंकि वो यूएस गई थी और वहां पे सिटीजन, नेचुरलाइज सिटीजन बन गई थी। कब और क्यों वो यूएस गई? किसके साथ मैरिज किया? वो यूएस गई अपना बैचलर ऑफ साइंस डिग्री खत्म करने के लिए, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री कंप्लीट करने के बाद मास्टर डिग्री करने के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पेर हैरिसन के साथ मैरिज की थी। Important question number 3. How did she become an astronaut? What gave her the idea that she could be an astronaut? ये important question है। वो कैसे एस्ट्रोनॉट बनी? किसने आइडिया दिया कि एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए? पायलट बनने के बाद आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, चावला अप्लाई टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। पायलट बनने के बाद कल्पना चावला ने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया। ठीक है, अपना नाम डाला। She was first hired as a research scientist at NASA. NASA में वो सबसे पहले जब नौकरी में लगी, हायर हुई, नौकरी में लगी, एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में वो लगी थी। 1994 में वो नासा में सिलेक्ट हो गई थी फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए वो नासा में सिलेक्ट हो गई थी। कब? 1994 में। इट वाज हर सक्सेस एज अ पायलट व्हिच गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बिकम एन एस्ट्रोनॉट। तो एक पायलट के रोल में वो जब सक्सेस हुई तो उसको आइडिया मिला कि वो एक एस्ट्रोनॉट बने। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट ने बताया था हमको चैप्टर के अंदर कि एस्ट्रोनॉट की एबिलिटीज क्या होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बी एन एस्ट्रोनॉट। जर्नलिस्ट के मुताबिक बहुत सारा ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, ठीक है, काबिलियत होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। एंड एस्ट्रोनॉट मस्ट नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स तक, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक एस्ट्रोनॉट को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सुपर स्पेशलाइजेशन के ये एज में आपको बहुत ही सारी नॉलेज होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। ओके, नंबर 5 और नंबर 6 अभी ओमिटेड है। आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बेटा हमने ये चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स देखे। कल्पना चावला। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 के पास, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जो आपके स्क्रीन पे ये रहा, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। भाई ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो शुरू होते हैं यहां से। व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल? याद करिएगा ये चैप्टर, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जहां पे एक एक दिन वो अलग अलग होता था, नहीं याद होएगा आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल? क्यों राइटर ने विजिट करी मिस बीम की स्कूल? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सुना हुआ था उनके स्कूल के बारे में। The writer visited Miss Beam's school because he had heard a great deal about the school. Okay, because he had heard. उन्होंने सुना था, कई सारी चीजें उनके स्कूल के बारे में उन्होंने सुनी थी, इसीलिए वो गए थे। Important question. What was the game that every child in the school had to play? कौन सी गेम थी जो हर एक बच्चा स्कूल के अंदर खेलता था? The game that every child in the school had to play was that each term every child had one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. चलिए रिपीट करिए। The game that every child in the school had to play was that each term every child had one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, one dumb day. जो गेम हर एक बच्चा स्कूल के अंदर खेल खेल रहा था
वो हर एक टर्म को खेलनी पड़ती थी उनको, हर एक टर्म मतलब एक सेमेस्टर, ओके। हर एक बच्चा को एक दिन ब्लाइंड रहना था, एक दिन लेम रहना था, लंगड़ा रहना था, एक दिन डेफ रहना था, बहरा रहना था, एक दिन इंजर्ड रहना था, इंजर्ड मतलब घाव लगे हैं आपको, और एक दिन डम्ब रहना था, मुंह बंद रखना था, ठीक है। ये गेम आपको हर एक चाइल्ड को खेलनी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट। ये बात कंप्लीट द लाइन, कौन सा डे हार्डेस्ट था, क्यों हार्डेस्ट था? हर देखो, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे, वन डम डे। डम डे सबसे हार्डेस्ट था क्योंकि चिल्ड्रन के मुंह बंद रखने थे, बैंडेज तो लगा नहीं सकते, तो उनको अपनी विल पावर एक्सरसाइज करके साइलेंट रहना था। विल पावर मतलब दिमाग की शक्ति, वो एक्सरसाइज करनी थी। एक्सरसाइज मतलब वो यूज करनी थी, अपना विल पावर यूज करना था और साइलेंट रहना था। भाई पर्पस क्या था ये स्पेशल दिन का? द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज वाज टू टीच द चिल्ड्रन थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो स्पेशल डेज का ये पर्पस था कि हर एक बच्चे को सोचना, समझना, अच्छाई सिखाई जाए दूसरों के प्रति, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जाए। ये दिनों these days make the children appreciate and understand misfortune by making them share in the misfortune of others। तो ये दिन जो है, ये सारे दिन इसलिए रखे गए थे कि बच्चे, जो लोग ये सफर कर रहे हैं, कोई इंजर्ड है, कोई डम है, कोई डेफ है, कोई ब्लाइंड है, कोई लेम है, तो ये जो लोग सफर कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो समझ सके और दूसरे के बारे में सोच सके, दूसरों को हेल्प कर सके। ओके, ये है आपके क्वेश्चन आंसर्स। मैंने आपको कौन से इंपॉर्टेंट बताए? नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चंस आपके ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़े चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको बताया। आपकी एग्जाम आने वाली है, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में पोएम के बारे में बात करेंगे हम, और सप्लीमेंट्री रीडर के बारे में बात करेंगे, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और ग्रामर के बारे में फिर लेक्चर्स में आगे बात करेंगे। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए चैप्टर के, और ये क्वेश्चंस आप रेडी कर दीजिए, लर्न कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम आने वाली है, बहुत ही बड़ी एग्जाम आने वाली है ये हमारी टर्म की, और ये कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप स्कूल से पा सकते हैं। स्कूल में आप फोन कर सकते हैं, ठीक है, स्कूल में विजिट कर सकते हैं, आप ये सारी चीजों को जान सकते हैं। और एक बात स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे स्कूल में मिलना चाहते हैं, कोई भी डाउट है, कुछ भी सॉल्यूशन लाना है, या फेयरबुक चेक करवानी है, आपको पेपर चेक करवाने हैं, पेपर सबमिट करवाने हैं, ये सारी चीजों के लिए अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं मुझे थर्सडे को और सैटरडे को। ऑन थर्सडे एंड सैटरडे सुबह 9 से 11, 9 टू 11 के बीच में आप मुझे मिल सकते हैं। ओके, थर्सडे को 9 टू 11 और सैटरडे को 9 टू 11 आप मुझे मिल सकते हैं स्कूल पे। आप आ सकते हैं, आप मुझे मिल सकते हैं, रिसेप्शन पे आप पूछ लीजिए, मेरा नाम दे दीजिए, आप मुझे मिल पाएंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं। ओके, हमारा इंग्लिश के लिए अगर कोई भी डाउट है तो आप वहां पे लाके रख सकते हैं। आपकी फेयर बुक्स चेक करवाने के लिए कंपलसरी आना ही पड़ेगा, नहीं तो इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये आप समझ गए हैं। जो जितने भी पेपर्स हमने लिए हैं, ठीक है, वो सारे पेपर्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ये भी आपको पता है। अगर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे तो इंटरनल मार्क्स नहीं होंगे, और हो सकता है कि आपके इंटरनल मार्क्स की वजह से एग्जाम में भी प्रॉब्लम पड़े। तो मैं वो सब नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी फेयर बुक्स कंप्लीट करें और तुरंत ही सबमिट करें जिसकी जिसकी बाकी है। और जितने भी पेपर्स हमने एग्जाम के रखे हैं अब तक, वीकली टेस्ट हुई है, एग्जाम की टेस्ट हुई है, वो सारे टेस्ट के पेपर सबमिट करवाइए, चेक करवाइए, मार्क्स पता करिए, और चेक करवाएंगे आप, आपको 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जो भी है मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स अपलोड होने वाले हैं, बहुत ही जरूरी है आपका पेपर सबमिट करना। सबमिट करिएगा भूले बिना। ओके, जो भी मेरा लेक्चर, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे, वो सारे समझ लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि पेपर सबमिट करना कंपलसरी है। ओके, स्कूल में पेपर सबमिट करना ही पड़ेगा। पेपर सबमिट करने के लिए
पेपर के ऊपर आपका नाम, आपका रोल नंबर आपके पास नहीं है तो आपका नाम, आपका स्टैंडर्ड, कौन सी एग्जाम दे रहे हैं, वो कौन सी तारीख को अपलोड की गई थी, कौन सी तारीख को रखी गई थी, वो तारीख, वो सारी इंफॉर्मेशन डालिए, प्रॉपर पेपर लिखिए और सबमिट करिए। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे पोयम और सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन आंसर्स की। चलिए बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।